दोस्तों, हमारे देश की मिट्टी में बहुत से क्रांतिकारी पैदा हुए जो अपने देश की आज़ादी के लिए अपनी जान दे गए। उनकी कहानियां आज भी हमें देशभक्ति का एहसास दिलाती हैं। आज हम ऐसे ही एक नायक की बात करने जा रहे हैं जिनका बलिदान इतिहास के पन्नों में कहीं गुम हो चुका है। यह कहानी है एक ऐसे इंसान की जो न सेना में थे, न उनके पास कोई बड़ा पद या पहचान थी, परंतु उनके दिल में अपने देश के लिए ऐसा प्यार था जिसने उन्हें हर मुश्किल का सामना करने और सब कुछ त्यागने का सामर्थ्य दिया। और वो नायक थे श्री राजा भाऊ महाकाल। श्री नारायण बलवंत उर्फ राजा भाऊ महाकाल का जन्म 26 जनवरी 1923 को उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी श्री बलवंत भट्ट तेलंग महाकाल के यहाँ हुआ था। मराठा शासनकाल में रामचंद्र बाबा शेणवी के विशेष आग्रह पर महाकाल मंदिर की तांत्रिक पूजन के लिए उनके परिवार को आंध्र प्रदेश से बुलाया गया था। महाकाल के पिता का नाम श्री बलवंत भट्ट व माता का नाम अन्नपूर्णाबाई था। राजा भाऊ को बचपन से ही धार्मिक संस्कारों के साथ रामायण, महाभारत, वेद, उपनिषदों की कहानियों से सनातन धर्म के प्रति अपार आस्था के साथ साथ अपने देश के लिए देशभक्ति के संस्कार होने लगे थे। जनेऊ संस्कार के पहले ही गीता, ललिता सहस्त्रनाम, वैदिक क्रियाकर्म के साथ साथ सैकड़ों श्लोक कंठस्थ कर लिए थे। उनके पिताजी की मृत्यु महाकालेश्वर की पूजा करते समय होने से इनके परिवार का सरनेम ही तेलंग से महाकाल हो गया। इन्होंने वैदिक शिक्षा के साथ देश के क्रांतिकारियों की कहानियां बड़े ध्यान से सुनी। 10 साल की उम्र में श्री अच्युतानंद गुरु के अखाड़े में जाकर कुश्ती, मल्लखंभ, लाठी आदि में कुशलता प्राप्त की और व्यायाम के बाद क्षिप्रा नदी में घंटों तक तैरना व दत्त अखाड़े में जाकर ध्यान करना राजा भाऊ की डेली एक्टिविटीज थी। सन 1940 के आसपास राजा भाऊ की सोशल लाइफ की स्टार्टिंग महाकाल मैदान पर फुटबॉल खेलते टाइम हुई। उस टाइम संघ प्रचारक श्री दिगंबर राव तिजारे ने उनकी फुटबॉल अपने पास रख ली। फुटबॉल वापस लेने और बातचीत के सिलसिले में दोनों के बीच दोस्ती हो गई। यह दोस्ती धीरे धीरे सोशल सर्विस और नेशनल अपलिफ्टमेंट की तरफ आगे बढ़ी, जिसने राजा भाऊ को एक नई दिशा और उद्देश्य प्रदान किया। इसी फुटबॉल के बहाने उज्जैन में संघ की पहली शाखा शुरू हुई। धीरे धीरे शाखा में गतिविधि बढ़ी, संघ की गणवेश तैयार हुई और शाखा रोज लगने लगी। उस समय के प्रमुख स्वयंसेवकों में राजा भाऊ महाकाल, गंगाधर बाकरे, विष्णुजी कस्तूरे, राव साहब लोंढे, गोविंद जी गर्गे और महादेव भारद्वाज जैसे नाम शामिल थे। राजा भाऊ भी नियमित रूप से शाखा जाने लगे और जल्द ही उन्होंने पूर्णकालिक स्वयंसेवक के रूप में अपना पूरा समय संघ को समर्पित कर दिया। इसके बाद उन्हें शाजापुर, देवास और आगर मालवा जैसी जगहों में संघ कार्य के लिए भेजा जाने लगा। राजा भाऊ को प्रचारक के रूप में पहली जिम्मेदारी मध्य प्रदेश के देवास जिले की सोनकच्छ तहसील में दी गई। सोनकच्छ तहसील के गांव पीपलरावा में एक बार विधर्मियों ने उपद्रव किया। वहां कुनबी जाति के हिंदुओं की बस्ती में शाखा लगती थी। जब राजा भाऊ ने वहां जाने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया, लेकिन राजा भाऊ रात के अंधेरे में महिलाओं के कपड़े पहनकर गांव पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने हिंदुओं का उत्साह बढ़ाया और फिर रात में ही वापस लौट आए। उनके इस कदम से हिंदुओं का आत्मविश्वास भी बढ़ा और विधर्मियों ने आगे कोई बड़ा उपद्रव करने की हिम्मत नहीं की। ऐसे कई छोटे बड़े कामों के कारण लोगों के मन में संघ के कार्यकर्ताओं के प्रति सकारात्मक प्रभाव पड़ा। राजा भाऊ ने सन 1942 में भी भारत छोड़ो आंदोलन में दिल्ली की सड़कों पर सैकड़ों सत्याग्रहियों के साथ प्रदर्शन किया। इसके लिए उन्हें दिल्ली और फिरोजपुर के न्यायालयों के द्वारा 6 महीने की कड़ी मेहनत के साथ जेल की सजा भी सुनाई गई थी। जब बंगाल में बाढ़ जैसी आपदा आई, तब भी बंगाल के बाढ़ पीड़ितों के लिए देवास और शाजापुर के हर गांव में जाकर राष्ट्रीय सहायता कोष में उन्होंने काफी धन इकट्ठा किया और वह धन शासन को भेजा। 1948 में आरएसएस पर सरकार ने बैन लगा दिया और कई प्रचारक अपने घर लौट गए। राजा भाऊ ने इस चुनौती को भी मौके में बदलते हुए सोनकच्छ में एक छोटा होटल शुरू किया। इससे भोजन की समस्या हल हो गई, घूमने फिरने के लिए पैसा मिलने लगा और होटल कार्यकर्ताओं के मिलने का एक ठिकाना भी बन गया। इसी जगह से उन्होंने राष्ट्रवादी गतिविधियों का संचालन किया और जनाधिकार समिति बनाकर
समाज कल्याण और जनजागरण के विभिन्न प्रयास किए। जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देश की युवा पीढ़ी को कश्मीर समस्या के मुद्दे पर सत्याग्रह करने के लिए आह्वान किया, तो राजा भाऊ महाकाल अपने साथियों सहित 600 मील पैदल चलकर दिल्ली पहुंचे। तब डॉक्टर मुखर्जी ने राजा भाऊ को गले लगाकर सबके सामने कहा कि अगर ऐसे ही उत्साही देशभक्त युवा होंगे तो देश में 2 निशान 2 प्रधान कभी नहीं चल सकेंगे। इस सत्याग्रह में भाग लेने के कारण उन्हें जेल में यातना भोगनी पड़ी। गोवा मुक्ति आंदोलन के इतिहास में 18 जून 1948 को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने मडगांव में एक बड़ी आम सभा में गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्त करने के लिए एक जनांदोलन शुरू करने की बात कही। इसके बाद गोमंतक सत्याग्रह जैसे कई आंदोलनों की शुरुआत हुई, लेकिन इन आंदोलनों के बाद भी गोवा को पुर्तगाली शासन से आजादी नहीं मिली। इसके बाद सन 1949 में विभिन्न राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और स्वतंत्रता सेनानियों ने मिलकर गोवा विमोचन समिति का गठन किया, जिसका मुख्य उद्देश्य गोवा को पुर्तगाली शासन से आजाद करना था। इसके तहत पूरे भारत से युवाओं को जागरूक किया गया और उन्हें इस मुक्ति संग्राम में शामिल होने के लिए प्रेरित किया गया। राजा भाऊ महाकाल ने इस आंदोलन में भी सक्रिय रूप से भाग लिया। 9 अगस्त 1955 में वे अपने साथियों के साथ सोनकच्छ, बागली और देवास से होते हुए उज्जैन पहुंचे और जब उन्होंने अंतिम विदाई ली तो शायद उन्हें पहले से ही पता था कि वहां क्या होने वाला है। इसलिए उन्होंने अपने दोस्त प्रसिद्ध आर्कियोलॉजिस्ट विष्णु श्रीधर वाकणकर को सत्याग्रह का नेतृत्व करने से रोका और कहा कि देश को आपकी जरूरत है। और राजा भाऊ महाकाल सैकड़ों सत्याग्रहियों के साथ इंदौर की ओर चल पड़े और जैसे ही वे इंदौर पहुंचे तो वहां की महिलाओं के द्वारा तिलक लगाकर आरती कर उनका स्वागत किया गया और राजवाड़ा के पास अपना गोवा जाने का उद्देश्य तथा गोवा मुक्ति आंदोलन की रूपरेखा पर विस्तार से प्रकाश डालकर अपना ऐतिहासिक भाषण दिया। उस भाषण में उन्होंने ललकारते हुए कहा था, भारत की अखंडता एवं सुख समृद्धि ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा स्वप्न है और इसी स्वप्न को साकार करने के लिए हम गोवा की ओर जा रहे हैं। वहां यदि हमें मृत्यु से भी आलिंगन करना पड़े तो हम हंसते हंसते करेंगे। 10 अगस्त 1955 को दिया गया भाषण आज भी इंदौर की जनता के लिए अविस्मरणीय है। सत्याग्रहियों को लेकर राजा भाऊ पुणे गए, जहां पर निश्चित किया गया कि सभी गोवा विमोचन समिति के निर्देशानुसार पत्रा देवी गांव से गोवा की सीमा में प्रवेश करेंगे। एक तरफ गोवा मुक्ति के लिए प्रयत्न हो रहा था तो दूसरी तरफ केंद्र शासन के निर्देश पर मुंबई के मुख्यमंत्री मोरारजी भाई देसाई ने गोवा की ओर जाने वाले सभी साधनों व सड़कों को बंद कर दिया था। तब 14 अगस्त की रात में लगभग 400 सत्याग्रही केसरबाग के 15 बोगदे पैदल ही पार कर गोवा की सीमा पर स्थित पतरा देवी नामक गांव पर पहुंच गए। भारतीय जनसंघ के इस जत्थे का गोवा के क्रांतिकारियों मोहन राणाडे, भालजी पेंढारकर, मधु दंडवते, विश्वनाथ लवंदे ने स्वागत किया और आगे की योजना के बारे में जानकारी दी। 15 अगस्त 1955 की सुबह हुई। एक ओर दिल्ली में लाल किले से भारतीय तिरंगा लहराया जाने वाला था तो दूसरी ओर सत्याग्रही अपने हाथों में तिरंगा लेकर गोवा की सीमा में प्रवेश करने लगे। बंदूकधारी पुर्तगाली सैनिकों ने चेतावनी भी दी, लेकिन वे रुके नहीं। राजा भाऊ सबसे आगे तिरंगा लेकर चल रहे थे। तभी पुर्तगालियों की सेना ने गोलीबारी शुरू कर दी। सबसे पहले बसंतराव ओक के पैर में गोली लगी, फिर पंजाब के हरनाम सिंह के सीने में गोली लगी और वे गिर पड़े। इस पर भी राजा भाऊ हाथों में तिरंगा लेकर आगे बढ़ते रहे तो एक गोली उनकी बाईं आंख में आकर लगी। तब उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, मुझे तो कंकर लगा है, और भारत माता की जय का नारा लगाते हुए आगे बढ़ते रहे। लेकिन ज्यादा खून बहने के कारण वे बेहोश हो गए। साथ के स्वयंसेवकों ने तिरंगे को संभाला और उन्हें वहां से हटाकर तुरंत चिकित्सालय में भर्ती कराया। जब भी उन्हें होश आता वे पूछते कि सत्याग्रह कैसा चल रहा है, अन्य साथी कैसे हैं, गोवा स्वतंत्र हुआ या नहीं, और भारत की अखंडता के लिए अपनी 32 साल की उम्र में आहुति देकर भारत माता की पूजा की। इस प्रकार उन्होंने आरएसएस के दूसरे सरसंघचालक परम पूजनीय गुरुजी की बात को चरितार्थ कर दिया कि भगवा ध्वज के साथ साथ भारतीय राष्ट्र ध्वज तिरंगे के लिए भी स्वयं सेवक प्राणोत्सर्ग कर देंगे। इस दिन पूरे भारत के अलग अलग प्रांतों से आए 51 से अधिक सत्याग्रहियों ने अलग अलग जगहों पर अपनी प्राणाहुति गोवा की आजादी के लिए दी। राजा भाऊ तथा अन्य बलिदानियों के शव पुणे लाए गए, वहीं उनका अंतिम संस्कार होना था। प्रशासन ने धारा 144 लगा दी थी, लेकिन जनता सभी प्रतिबंधों को तोड़कर सड़कों पर उमड़ पड़ी। राजा भाऊ के मित्र शिव प्रसाद कोठारी ने उन्हें मुखाग्नि दी। जब उनकी अस्थियां उज्जैन आईं
तो नगरवासियों ने हाथी पर उनका चित्र रखा और बग्घी में अस्थि कलश रखकर भव्य शोभा यात्रा निकाली। बंदूकों की गड़गड़ाहट के बाद उन अस्थियों को पवित्र क्षिप्रा नदी में विसर्जित कर दिया गया। गोवा सरकार ने भारत की एकता और अखंडता के लिए शहीद होने वाले सेनानियों की स्मृति को अमर बनाने के लिए पत्रा देवी स्थान पर अष्टकोणी विशाल हुतात्मा स्मारक का निर्माण किया है और साथ ही उनकी कर्म भूमि सोनकच्छ में भी 15 अगस्त 2022 में उनकी प्रतिमा का लोकार्पण किया गया है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि राजा भाऊ महाकाल के बारे में आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। अगर आपको राजा भाऊ महाकाल की यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और इस भूले से सेनानी को जन जन तक पहुंचाएं। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।